सखी सहेली। सखी सुनने वाली प्रोग्राम सुनने वाली सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। तो भाई सखी सहेली के इस मंच पर सभी का स्वागत है। और स्वागत करते ही हम सबसे पहले बता देते कि आज क्या क्या चीजें हम पेश करेंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं वो पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी हम पहले गाना सुना देते हैं, कभी कभी कुछ होता है, लेकिन आज पहले सबसे पहले बधाई दे देते हैं, तब विषय बताते हैं। आज बड़ा खास दिन है। बिल्कुल, ये बात तो सही है बुआ, बधाई तो सबसे पहले बनती ही है। तो ओणम का सबसे खास दिन है आज, तो जिसे तिरुओणम भी कहते हैं। तो इसकी बहुत सारे जो हमारे सभी श्रोता हैं सबको बधाई। बुआ आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रतिवर्ष इसी तरह से हम हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर खूब सज सवर कर अच्छा खा कर ये त्योहार मनाएं, और जो भी त्योहार आए सब मिलजुल कर मनाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और एक बड़ा खास दिन और है। बिल्कुल, जैसे ये त्योहार हैं जो देश की गतिविधियों से जुड़े हुए दिन होते हैं, उन्हें भी हम त्योहार ही कहेंगे। बिल्कुल। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। बिल्कुल, खेल दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु दिवस, परीक्षण निषेध दिवस है। इसके बारे में जानकारी देंगे। बच्चों का जिज्ञासु स्वभाव है, इसके बारे में आपने लिखना तो शुरू कर दिया है और हमें बहुत और जिज्ञासा है कि और क्या क्या आप लिखेंगे। और जब उत्सवों की, त्योहारों की बात चलती है तो भाई कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो राखी उसमें एक अहम चीज होती है जो एक रक्षा सूत्र के रूप में बांधी जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे बुआ। मतलब गीत मंजरी का ये विषय है भाई, तो बड़ा खास हो जाता है। वैसे तो देखा जाए उसके संग संग जो मिठाई होती है वो भी बहुत खास होती है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि राखी के बहाने हम मिठाई खाते हैं। और बात हो रही थी राष्ट्रीय खेल दिवस की जी, तो 29 अगस्त यानी आज के दिन इसे हम मनाते हैं। और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि आज होती है, इस दिन पर हम इसे मनाते हैं। और हॉकी में उन्होंने ऐसे बहुत सारे करतब दिखाए थे जिससे उन्हें हॉकी का जादूगर यह खिताब भी दे दिया गया था। हाँ। और अपने पूरे करियर के दौरान बुआ 400 से भी ज्यादा गोल उन्होंने दागे थे। कहते हैं कि उनकी स्टिक पर, यानी हॉकी स्टिक पर जब एक बार बॉल लग जाती थी तो वो कोई और ले ही नहीं पाता था, इसलिए लोग सोचते थे कि इसमें जरूर कोई चुंबक है, और तोड़वा के देखा भी गया था उसको, क्योंकि वो इस तरह से ड्रिबलिंग करते थे कि बिल्कुल लगता था कि बिल्कुल चिपक गई है, फिर कोई और ले ही नहीं पाता था। इसीलिए भारत ने 1928, 1932 और 1936 के समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, और ये पहली हैट्रिक थी जिसमें भारत के महान और कालजयी हॉकी खिलाड़ी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। और उनका सम्मान आज हम इस दिवस को घोषित कर मतलब पहले किया जा चुका है, फिर से मना रहे हैं, है ना। और इतना ही नहीं बुआ, वो इतने महान थे कि जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे भी उन्हें नवाजा गया, और ये हुआ था 1956 में। इसके बाद उनके सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने उनके लिए डाक टिकट भी जारी किया जिसपे उनका फोटो हुआ करता था जी। और दिल्ली राष्ट्रीय स्टेडियम जो है उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये रख दिया गया। जी हाँ, तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब खेल के प्रति और जागरूक हों और उसके महत्व को समझें, देश का नाम रोशन करें। बच्चों को, मतलब जिस भी बच्चे की जिसमें रुचि है और लगता है कि कुछ हुनर है तो उसे आगे बढ़ाएं, न कि ये सोचें कि नहीं भाई पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी है, बस डॉक्टर इंजीनियर बन गए यही सबसे ज़्यादा अच्छा है और सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया, ये सम्मान की बात है। बुआ, इस दिन जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सम्मानों से नवाजा जाता है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार जैसे बहुत सारे पुरस्कार शामिल हैं। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, जो उनके प्रशिक्षक हैं यानी जो कोच हैं, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा है, उजागर किया है, उनको भी सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि वो आचार्य होते हैं। ऐसे ही अर्जुन पुरस्कार, मतलब तरह तरह के पुरस्कार हैं। ये दिन ऐसा है और इसी के बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग तरह से जानकारी दी है हमें कि स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और इन्होंने लिखा है कि 1989 में भारतीय डाक विभाग की भी बात इन्होंने की कि श्रद्धांजलि दी और डाक टिकट जारी किया गया। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि उन्हें द विजार्ड या द मैजिशियन कहा जाता था, यानी बिल्कुल हॉकी के जादूगर
उन्हें माना गया। और माना क्या गया, उनका खेल ही कुछ ऐसा था कि लोग एकदम हतप्रभ रह जाते थे कि अरे भाई ये हो क्या गया स्टिक को। तो हम उन्हें याद करते हैं और इस दिवस के लिए जो उद्देश्य मुख्य है वो भी ख्याल रखें कि किस लगन के साथ उन्होंने इतनी मेहनत की होगी तब उस स्तर पर पहुंचे थे। और इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम, मतलब चाहे वो बाहर मैदान में खेले जाते हैं या अंदर घर में खेले जाते हैं, खेल कोई भी हो, बच्चों की अगर रुचि है तो उनको जरूर इस तरफ जो उनका रुझान है उसे हमें हवा देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल। खेलों का जादू, संगीत का जादू ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल जो होता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। हम भूल ही जाते हैं कि क्या कर रहे थे और अब आगे करना क्या है। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि भाई हमें लगा अचानक से ये तुमने क्या कह डाला, गजब किया रे। लेकिन विषय पे आना बहुत जरूरी है बुआ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे साथियों ने भेजा भी है और बहुत सारी इसके बारे में भी। क्योंकि जैसे परमाणु युग की शुरुआत से सिविल सोसाइटी ने परमाणु हथियारों के परीक्षण को स्थायी रूप से रोकने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौतिक विज्ञानी, भूकंप विज्ञानी और अन्य वैज्ञानिक, चिकित्सक और वकील, महिला संगठन, अनुसंधान संस्थान और निरस्त्रीकरण, गैर सरकारी संगठन, मेयर और सांसद, वायुमंडलीय परीक्षण और हिबाकुशा के परिमाण स्वरूप रेडियोधर्मी संदूषकों के संपर्क में आने वाले डाउनविंडर्स, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट से बचे और व्यापक जनता समेत इसमें सभी शामिल हो गए। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है और बहुत सही बात है, कुछ पंक्तियों में इन्होंने सारी बात कह दी। बिल्कुल सही बात है बुआ। मानव जीवन के लिए जो इसके दुष्प्रभाव हैं परमाणु प्रशिक्षण के, शुरुआती दिनों में इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया, लेकिन विनाशकारी प्रकृति की भयावहता इसे इतिहास में बार बार देखी गई और परमाणु हथियार जो है वो अस्थिर होते हैं और दुनिया इसके बिना भी काम कर सकती है। इसीलिए शायद ये समझा गया कि इस दिवस को हम मनाएं, क्योंकि पर्यावरण को ही नहीं, पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सभी को बहुत व्यापक नुकसान पहुंचता है। जी हाँ। और इस दिन को हम मनाकर इस बारे में सचेत होते हैं या लोगों को भी इस बारे में बताते हैं और आग्रह करते हैं कि इन चीजों से बचें, क्योंकि एक शांति वाली जो दुनिया अगर स्थापित हो जाए तो कितना ही अच्छा होगा। इसीलिए ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु परीक्षण जब 16 जुलाई 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया था। पहले परमाणु परीक्षण के बाद 45 में एक के बाद एक 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बमबारी हुई, बहुत सारे निरपराध लोगों को जान गंवानी पड़ी और शहरों में आने वाली पीढ़ियों को विकिरण प्रेरित कैंसर और जन्म दोषों से पीड़ित होना पड़ा। यानी कि जब बच्चे जो पैदा हुए बाद में वो भी विकृत रहे, यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं थे। तो एक सामान्य इंसान के लिए जब जीवन इतना कठिन है तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन कितना मुश्किल रहा होगा। यानी अगर कोई परीक्षण किया जाए या अगर ये विस्फोट कर दिया जाए परमाणु बम से, तो उस समय ही नहीं, आने वाले कितने सालों तक हमें इन चीजों का नुकसान भुगतना पड़ता है। इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझना है और इसीलिए तो 2 दिसंबर 2009 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 24वें सत्र में संकल्प 64/35 को सर्वसम्मति से अपनाने के बाद 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध जो ये राष्ट्रीय दिवस है इसको घोषित कर दिया गया। देखो, ये तो हो गई बात कि कोई घोषणा हो जाए या दिवस हम मना लें, लेकिन संकल्प हमें यही लेना होगा जो कि उस संकल्प का सार था कि परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर विनाशकारी और हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके। और एक मनुष्य की प्रवृत्ति बदलने की भी बात है कि हमें ये सोचना चाहिए, जैसे पहली ही लाइन में हम लोगों ने बात की ना कि क्या इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती या इसके बगैर क्या इंसान नहीं रह सकते, है ना? बिल्कुल रह सकते हैं। इस बारे में हमें सोचना होगा बुआ। परमाणु हथियारों के खतरे से शांति को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है। क्योंकि भाई जो बाल सुलभ मन है, जिज्ञासा रहती है, बहुत तीव्र इच्छा रहती है, ये मानवीय गुण है और तलाशने की रहती है। उन्हें देखते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं कि अरे ये चांद ऐसा क्यों है, दूर क्यों है, अच्छा जब चलते हैं तो चांद साथ साथ क्यों चलता है। अक्सर बादल जब चांद पर रहता है तो बादल खिसक रहे होते हैं, चल रहे होते हैं बादल, लगता है चांद अरे चलता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जो मन में एक भ्रम सा पैदा करती हैं, इल्यूजन सा होता है। तो बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं, तो बच्चों में तो होना स्वाभाविक है। और बच्चे होते ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं बुआ, और वो बहुत जल्दी से सारी चीज़ों को जान लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं, और इसीलिए अपने इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार और बार बार बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है ना, उनसे वो बहुत सारे प्रश्न कर डालते हैं। और बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो अपने भोलेपन से ना सबको मोह भी लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
प्रश्न जो होते हैं वो तार्किक भी होते हैं, कभी कभी बहुत भोले नहीं होते, बहुत ज्ञान और भरे होते हैं, गूढ़ भी होते हैं। तो उनको वैसे ही हमें समझाना भी चाहिए और उनके उम्र के हिसाब से समझाना चाहिए। कभी कभी ठीक है, उनके प्रश्न जो होते हैं वो उनके उम्र के हिसाब से नहीं होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि ये अगर हम समझाएंगे भी तो उन्हें कितना समझ में आएगा। तो न समझाएं उन्हें, उस समय कह दें कि थोड़े से बड़े हो जाओ, 1-2 वर्ष के, और जैसा भी हो तब हम समझाएंगे। तो ये भी उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है ना? जी बुआ। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जिज्ञासा ही वो चीज़ है जो हर बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है और वो स्वाभाविक उत्साह के साथ आसपास की बातों को सीखने समझने के प्रति उत्सुक रहते हैं। अंतहीन प्रश्न, उनके आसपास की हर चीज़ को स्पर्शपूर्ण जांच और भरपूर संवेदी अन्वेषण, ये सभी उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा के स्पष्ट संकेत हैं। यही जिज्ञासा वृत्ति उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। एक बच्चे की अंतहीन क्यों कभी कभी थका देने वाली और निराशाजनक भी हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य, ऊर्जा और देखभाल उन्हें सीखने के लिए आजीवन तैयार कर सकती है। तो बात बिल्कुल सही है आपकी। और जब बुआ बहुत सारे सवाल जब बच्चे करते हैं ना, तो जैसे आपने कहा कि बड़ी तसल्ली से उनके जवाब देना चाहिए, लेकिन जब वो तसल्ली हमारी नहीं रहती है तो कई बार डांट डपट के हम उन्हें चुप कर देते हैं कि भाई कैसे तो हमारा पीछा छूट जाए। हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ों को, क्योंकि वो अपने कामों में उलझे रहते हैं, 50 काम उनको होते हैं। अगर हम कहें भाई महिलाएं जो काम पर नहीं जाती तो उनके पास घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, यानी काम में तो सभी उलझे रहते हैं। और जब हम कभी ऊबते हैं उनके प्रश्नों से, तब ये ऐसा हो जाता है कि हम उन्हें डपट देते हैं। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं बुआ, इस डांट डपट का बुरा नहीं मानते, थोड़ी देर तो शांत बैठेंगे, भोली सूरत बना के एक कोने में बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी बैटरी फिर से चार्ज हुई, वो अपने ज्ञान वृद्धि के मिशन पे फिर से चल पड़ते हैं और फिर से सवालों का सिलसिला शुरू। देखो, चलना भी चाहिए उन्हें, और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो यही माताएं जो ऐसी बातें कर रही हैं चंचल जैसी, तो वो कहती हैं कि हमारा बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसे गुमसुम बैठा रहता है, बताओ ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी। तो भाई बच्चों का बोलना जरूरी है, अब ये सीमा हम कैसे तय कर लें। बिल्कुल बुआ, ये तो धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें चंचल बेटे एक कविता बचपन में पढ़ी थी, वो याद आ रही है, फिर क्या होगा उसके बाद। इसी पे है, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद। माँ, क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ क्या उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित हो कह उठा किंतु, फिर पूछा शिशु ने, उसके बाद। अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। ये सुनकर भर आए लोचन, किंतु पोंछ कर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये, फिर क्या होगा उसके बाद। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे होते हैं मन के सच्चे। सच है, बच्चे मन के सच्चे हैं और वो सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन उतने ही सच्चाई से हमें भी तो जवाब देना चाहिए जब वो बहुत सारे सवाल हमसे करें। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो माता पिता को सब चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी तो नहीं है ना। ऐसे ही क्या हुआ, एक बच्चे ने सवाल पूछा, उसको लेते हुए हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इससे उनकी नॉलेज में, इनकी ज्ञान में बढ़ावा होता है और उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। उनके सवाल से गुस्सा नहीं होना चाहिए, उन्हें प्यार से बताना है। जैसे मेरा बेटा जब छोटा था तो मुझसे गुड मीन्स पूछता था, तो मैं बोलती थी गुड, गुडर, गुडेस्ट, और उसने दिमाग में वही बात बैठा ली और एग्जाम में लिख भी आया। और गलत बात इसीलिए उनको नहीं बतानी चाहिए, जबकि गुड, बेटर और बेस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी ही बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि हिंदी में अक्सर हम कहते हैं कि अ लगा दो विलोम के लिए, है ना।
तो ऐसा नहीं होता है, सब जगह ऐसा नहीं चलता है। सक्षम जैसे है तो उसकी जगह उसने कह दिया असक्षम, तो ऐसा नहीं है। उसको बताना पड़ेगा कि सब जगह ऐसा नहीं चलता है, कहीं ये पहला वाला अक्षर हटता है, कहीं नहीं हटता है। तो ये सारी चीजें एकदम सामान्य तौर पर बता देना उचित नहीं है। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं बुआ कि बच्चों के सभी प्रश्नों के उत्तर सहनशीलता से देने चाहिए। जो उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा है उनका शमन कभी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, वे मेधावी बनते हैं और जीवन में आगे चलकर सफलता की सीढ़ियों पर वो चढ़ते जाते हैं। तो बच्चों की जिज्ञासा उम्र के हिसाब से देना भी बहुत जरूरी है ना। और बुआ बच्चों की जिज्ञासा को अगर हम शांत नहीं करेंगे तो इस जिज्ञासा को शांत करने के वो अपने दूसरे रास्ते खोज लेंगे, अपने जवाब पा लेंगे। लेकिन ये रास्ते सही और गलत दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चा अनुकरण ज्यादातर माता पिता का ही करता है, फिर वो चाहे सही हो या गलत। और हम बातों से ज्यादा जो हम करते हैं उन चीजों का अनुकरण बच्चे बहुत करते हैं। बिल्कुल। हमारे अगर हमने उन्हें डांट के चुप किया तो वो भी अपने छोटे भाई बहनों को डांट के चुप कर देंगे। क्यों, तुम्हें नहीं डांटेंगे, अगली बार हम ही को डांट देते हैं। हाँ, ये भी होता है, बिल्कुल ये भी होता है। और अक्सर इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। तो बेहतर वही है, जैसे तुमने कहा कि हमें वही करना चाहिए। तो हमारे साथियों ने भी बहुत कुछ लिखा है। बच्चों की जिज्ञासा वो अवस्था जब वे अपने पास किसी चीज़ को चलते देखते हैं, बोलते देखते हैं या अन्य क्रिया करते देखते हैं, तो बोल यदि नहीं पाते हैं तो इशारे से अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हैं। अगर बोलने वाले हैं तो अपनी जिज्ञासा इस प्रकार प्रकट करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। कभी अपने पोते को बता दिया कि चांद पर अपना यान पहुंच गया है, तो वहां से सीढ़ी बना रहा है और जब सीढ़ी बन जाएगी तो हम लोग चांद पर पहुंच जाएंगे। अब वो सुबह शाम यही पूछता है सीढ़ी कितने दिन बाद बन जाएगी, इतनी देर क्यों लग रही है। तरह तरह के सवाल दाग रहा है। बार बार मोबाइल में प्रज्ञान टहलना दिखा रहे हैं और टॉफी चॉकलेट देकर चुप करा रहे हैं। तो ये लिख रहे हैं। और बच्चों के दिमाग में कोई चीज़ देखने के बाद उसके कार्यविधि की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ये कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है, फिर वे ऐसा करना चाहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यही हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबकी स्थितियां अलग होती हैं, तो उसी के अनुरूप आपको जवाब देना होगा। इसी तरह से हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब आप बच्चों को अपने साथ किसी पर्यटन स्थल पर ले जाते हैं तो उस जगह को देखकर बच्चे आपसे सवाल भी पूछते हैं, तो आपको बड़े प्यार से और सहजता से उसके उत्तर देने हैं, उन्हें झिड़के नहीं। और ये कभी ना बोले कि दिमाग खराब मत करो। ऐसा करने से उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे खत्म होती है और वो चुपचाप में अपने आप में ही डरे डरे से रहने लगते हैं। हाँ, कभी कभी तो डरे डरे रहते हैं, कभी कभी उसका कहीं विरोध किसी और रूप में करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा इतना विद्रोही प्रवृत्ति का क्यों हो गया, या इतना क्रोधी क्यों है, या हर बात में नकारात्मक जवाब क्यों दे रहा है, या हर चीज को नकार देता है। फिर अब आप प्यार से भी उससे कहते हैं तो वो सीधा कह देता नहीं, हमें ये करना ही नहीं है। क्योंकि वो जब देखता है कि आप उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो भी किसी भी कार्य में सहयोग नहीं देता है। जैसे भी हमने कहा था ना कि बच्चे हमारी ही बातों का अनुकरण करते हैं, तो आप जितना सहजता से बहुत धैर्यपूर्वक रहेंगे और उनके जवाब देंगे, तो जब आप उनसे कुछ पूछेंगे तब वो भी वैसा ही करेंगे। इसलिए ज़रूरी है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को हर चीज़ को लेकर जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। वो छोटी से लेकर हर बात को ही जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं माता पिता से। कई बार पेरेंट्स को परेशान भी करते हैं, तो उनके सवालों को कई बार माता पिता अनदेखा करते हैं, उन पर गुस्सा हो जाते हैं, जो कि गलत है। उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर अगर ना मिले तो उनकी जिज्ञासा खत्म होने लगती है। बच्चे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं ये उनकी अवस्था पर निर्भर करता है और इसी से बच्चों का विकास होता है। मतलब 3 साल के जब वो होते हैं तभी से वो अपने निकट की वस्तुओं को देखकर और घटनाओं को देखकर अलग अलग तरह के प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये वो उम्र है जब उनका विकास हो रहा होता है, वो बढ़ रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें तो यही लगता है चंचल बिटिया कि ये जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं या नहीं भी होते हैं, या अपने ढंग से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, या आपसे पूछकर उसकी जानकारी हासिल करते हैं, तो उसी के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और बच्चे वो उतने ही आत्मविश्वासी होते हैं जिन्हें हर सवाल का जवाब घर में मिल चुका होता है, संतोषजनक तरीके से मिल चुका होता है। तो अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा अपना ज्ञान भी बढ़ा लीजिए, उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए, सही ढंग से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप सोचिए कि नहीं हम तो साइंस के रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्यों विज्ञान कला पढ़ें। थोड़ा सा कला की जानकारी ले लीजिए, कला के रहे हैं तो विज्ञान पढ़ लीजिए, पढ़ के उन्हें बता दीजिए, है ना। बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों के लिए नई दुनिया और नई संभावना को खोल देते हैं बुआ। और दुनिया और संभावना को वो देख सकते हैं जो आमतौर पर उन्हें दिखाई नहीं देती हैं।
कई चीज़ें होती हैं जो सामान्य जीवन की सतह के पीछे छुपी हुई होती हैं, और इस सतह से नीचे देखने की जो उनके मन में जिज्ञासा है, इसको वो शांत करना चाहते हैं, और इसीलिए वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौनों के साथ बड़ी तोड़फोड़ करते हैं। हाँ। क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है कि भाई खिलौना चल रहा है चाबी भरने से, तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये चल रहा है, और दूसरा जो खिलौना है जो नहीं चलता, तो वो क्यों नहीं चलता। उन दोनों में उसको तुलना करनी है, इसीलिए वो तोड़ फोड़ करने लगते तो अगर अब तुम्हारा और हमारी बातचीत हमारे साथी बच्चे सुन रहे होंगे तो जरूर, अगर वो फोन पर अगर सुन रहे हैं तो वो तोड़ देंगे या ट्रांजिस्टर तोड़ देंगे कि अंदर से ये लोग कैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे भविष्य है, हमारा तकदीर है। और ऐसे ही जब ना बुआ, बचपन में कई बार कई परिवार ऐसे होते हैं कि एक ही बच्चा है, अब लड़का है तो लड़की नहीं है उस परिवार में, और लड़की है तो लड़का नहीं। और जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो लड़का पूछता है कि मुझे कोई बहन क्यों नहीं है जो राखी बांधे, और बहनें पूछती है कि भाई मेरे पास कोई भाई क्यों नहीं है जिसे मैं राखी बांध सकूं। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा अनोखा बंधन है ये भाई बहन का, और राखी खास तौर पर भाई और बहन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जो श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं, राखी बांधती हैं कलाई पर, और उसकी लंबी आयु की, उसकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये एक रक्षा सूत्र है राखी। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं इस उम्मीद में कि भाई उसकी रक्षा करेगा। और अब अगर आज के परिदृश्य में हम देखें तो उसकी आवश्यकता तो नहीं है कि शारीरिक रूप से उसकी रक्षा करे, लेकिन एक दूसरे के लिए एक तरीके से अघोषित बंधन है कि हम एक दूसरे के साथ बराबर बने रहेंगे। कुछ भी स्थिति आए, मन मुटाव अगर हो तो भी हम मिलते रहेंगे यूं ही, और मिलते रहेंगे, क्योंकि ये विश्वास का धागा है, प्यार का धागा है, खुशियों का धागा है, यादों का धागा है, दोस्ती का धागा है, मन का धागा है, भाई की कलाई पर जिसे बहन ने बहुत प्रेम से बांधा है। बिल्कुल, राखी का मतलब प्यार होता है, क्योंकि बड़े प्यार से धागा बांधा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई को ही रक्षा करनी है। अगर बहन बड़ी है और भाई बहुत छोटा है तो उस बहन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई की सुरक्षा करे। और ये जो धागे हैं ना बुआ, पहले की हम बात करें तो पहले बहुत बड़ी बड़ी राखियां हुआ करती थी, जिससे पूरी कलाई भरी भरी लगती थी। उनमें स्पंज भी लगा होता था, एक चमकीला पीछे प्लास्टिक जैसा होता था। अभी भी आती हैं। अभी तो वो बड़ी छोटी छोटी सी राखियां चलने लगी हैं। पहले वो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का स्टिकर भी होता है, प्यारे भैया, मेरे भैया लिखा रहता था। वो पहले की और आज की राखियों की अगर हम तुलना करें तो अभी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी राखियां लोग पसंद करते हैं जिनमें धागे में सिर्फ कुछ मोती होंगे या कुछ रंग बिरंगे धागे होंगे, क्योंकि कहीं कहीं आज जमाना इतना बदला है कि सब लोग बहुत दूर हो गए हैं और उसे पोस्ट करना रहता है, तो एक धागे के तौर पर उसे भेज दिया जाता है। और बुआ, ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये एक दायित्व भी है जो कि आज की बहुत ज़रूरत है। और दायित्व से बंधी इस राखी का सम्मान हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कच्चे धागे नहीं, ये हमारी परंपराएं हैं जिनका सम्मान वाकई ज़रूरी है। और परंपरा को अगर हम लेन देन से अगर जोड़ देते हैं तो फिर ये टिकी नहीं रहते। हालांकि एक नोकझोंक जरूर होती है, बहनों का हक होता है कि वो भाई से मांगे, और अगर बहन बड़ी है तो भाई का हक बनता है कि वो भी बहन से कुछ मांग ले। तो मांग जो ये नोकझोंक होती है वो प्यार वाली होती है, क्योंकि धागे में बहुत शक्ति है। ये धागा नहीं है, प्यार का बंधन है, प्रतीक है ये। और इसीलिए मानवीय संवेदनाओं से भी बहुत गहरा नाता है। राखी के जो आदर्श हैं वो एक ऊंची मीनार जैसे हैं। सांस्कृतिक परंपराओं की अद्वितीय कड़ी है ये धागा, और रीति रिवाज जो हमारे हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं, उनका सम्मान भी है। तो भाई ये त्यौहार बहन भाई को बल्कि अन्य संबंधों में भी रक्षा के लिए राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। और हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। शिक्षा पूर्ण करके शिष्य जब गुरुकुल से विदा लेता था तो आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रक्षा सूत्र बांधता था, वहीं आचार्य अपने विद्यार्थी को बांधते थे। तो ये कहना चाहिए कि भावी जीवन में समुचित ढंग से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि गुरु और शिष्य एक दूसरे को धागा बांधते हैं, प्रेम का धागा होता है, तो वहीं दो मित्रों के बीच भी प्रेम का धागा बनता है। तो मित्रता दिवस जब हम मनाते हैं उस दिन भी मित्र एक दूसरे को वो धागा प्रेम का बांधते हैं, जिसे फैशन में हम फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है एक संकल्प सूत्र। बिल्कुल। तो कोई भी धागा हो वहाँ एक संकल्प होता ही है, वो रक्षा का हो, प्रेम का हो। और ये जो इतिहास भी इन चीज़ों का गवाह है बुआ, कि इतिहास में भी ये चीज़ें हमने पढ़ी देखी कि जब एक बहन ने वादा चाहा अपने भाई से कि वो उसकी रक्षा करे, तो उन भाइयों ने भी इस चीज़ को निभाया, उनकी रक्षा के लिए उस वक्त वो मौजूद रहे। बिल्कुल। और साल भर बहनें कोशिश करके भी अगर ना मिल पाए,
या भाई भी अगर ना मिल पाए तो उसे इंतजार रहता है कि राखी के दिन शायद मेरी बहन आएगी। हाँ, और मिल ही लेती है। शायद इसका एक सामाजिक सरोकार जो कहते हैं ना कि सामाजिक महत्व भी ये है कि हम संबंधों में और उष्मा आ जाती है, एक प्रगाढ़ता आ जाती है इन दिनों में खास तौर से, और जो छोटे मोटे अगर मन मुटाव हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। और बहन अगर ना पहुंच पाए, पहले जैसे हम कोरियर से या डाक से राखी भेजा करते थे, तो अब जब टेक्निक्स बहुत आ गई, तकनीक जब एडवांस होती जा रही है, तो हम ऑनलाइन ही राखी बुक करके सीधे भाई के पते पर भेज देते हैं। और भाई को भी अगर कोई उपहार हमें देना है तो वो सीधे हमारे पते पर भेज देता है। तो कुरियर से खुद नहीं चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए ना? वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन अगर व्यस्तताएं हैं तो इस तरह से भी राखी आजकल मनाई जा रही है। बिल्कुल। तो भाई ये जो बंधन है और निभाने की बात आ रही है तो उसको निभाइए आप सभी लोग, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे बीच जो बंधन है श्रोताओं के और हमारे बीच में, इसे भी हम यूं ही प्यार से निभाते रहें। बिल्कुल। तो लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार।